हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशियंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक जिसका नाम है एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री बाय पूनम दलाल दहिया। शी इज़ एन आईपीएस ऑफिसर करेंटली पोस्टेड इन हरियाणा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने ये बुक लिखी है एंड एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की इससे बेहतरीन बुक आपको ये नहीं मिलेगी कहीं और, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रान्या और श्रेया सब लोग ये सुनो। जो क्लास 6 है ना, अगर आपका बेस है उसके लिए डेवलप करने के लिए कि अगर आपने हिस्ट्री वो पढ़ रखी है तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने वो नहीं भी पढ़ रखी है, एकदम से स्टार्ट नहीं कर रखी है, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप इसको श्रेया इस बुक से स्टार्ट करते हुए जैसे एक चैप्टर खत्म हो जाए, टॉपिक खत्म हो जाए, आप रिवर्स अप्रोच अपना सकते हो कि उसके बाद जाकर क्लास 6 को, क्लास 9 को और क्लास 11 को देख लो। बोथ फॉर अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी एंड प्लस तमिलनाडु एनसीईआरटी के लेक्चर्स जो हैं आप उनको देख लो। यहाँ से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो मिल जाएगा, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको पिक्चर्स और जो टीजर्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत डिटेल में बात करेगा, वो छोटा सिनेरियो में बात करेगा, तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करना चाहो तो कर लो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। सीरीज में जो चैप्टर 1 है हमारा वो है प्री हिस्टोरिक इंडिया। थोड़ा सा हड़प्पा से पहले का ये जो टॉपिक है ये हमें देखना पड़ेगा कि प्री हिस्टोरिक इंडिया का पूरा सिनेरियो कैसा था, व्हाट इज प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, क्या क्या टूल्स मिले थे हमें प्राचीन भारत के अंदर, ये सारी चीजें जो है हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों को हिस्ट्री वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं जो कि यहां पर जैसे गिवन नहीं है। Who is regarded as father of history? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? एनीवन? बताओ भाई, हिस्ट्री तो सबने पढ़ रखी है। अब ये मत कहना कि हम इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, हम साइंस फील्ड से हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। वेरी गुड। हेरोडोटस। अब ये चीज श्रेया यहां पर तो गिवन है नहीं एकदम से, है ना। अब इस सीरीज को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्रान्या, ये जो बुक है ना पूनम दलाल दहिया की, इसके साथ साथ मैं एक स्टेप और जाऊंगा। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की जो बुक है एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री की, वो भी ऐसी एक ही बुक के अंदर कंबाइन है। एंशिएंट है, सॉरी, मेडिवल नहीं है। मैं उसको भी लूंगा अपनी डिस्कशन में साइमल्टेनियसली, ताकि हिस्ट्री का कोई भी जो क्वेश्चन है आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप 90% उसको सॉल्व कर सकोगे। खैर ठीक है, मैंने आपको एक एडिशनल एक चीज बता दी। तो प्रान्या, फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस को बोला जाता है, ओके। जो इंग्लिश वर्ड है हिस्ट्री, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का अर्पित मतलब होता है इंक्वायरी या फिर ऐसी नॉलेज एक्वायर करना जो कि आपने एक्वायर करी है थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग सर्टेन फैक्ट्स, सर्टेन सिचुएशंस एंड सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हम जानते हैं जब भी हिस्ट्री शब्द का जिक्र होता है मयूर हमारे सामने, तो इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ द पास्ट, एंड हिस्ट्री एज द सब्जेक्ट हमेशा लाइट थ्रो करती है ऑन वेरियस पास्ट इवेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी पास्ट इवेंट्स, उनकी ईशा कोई ना कोई सिग्निफिकेंस पक्का होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो इंसान है, उनके जो अनुभव हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेप भी हुए हैं एंड वो इवॉल्व भी हुए हैं। मतलब कहाँ इंसान एक सीधा 2 पैरों पे चल भी नहीं पाता था, और आज जाके देखो आधुनिक सभ्यता के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है कि इंसान बैठ के रिलैक्स करे, रोबोट और टेक्नोलॉजी उसका पूरा का पूरा काम कर लेंगे, राइट। हिस्ट्री जो है, अगर हम इसको ऐसे ही डिफाइन करने चलेंगे तो वो ना इंसाफी हो जाएगी। हमें हिस्ट्री को डिफाइन करने से पहले उसके साथ 2 टर्म्स और होती हैं, उसको भी डिफाइन करना चाहिए। एक है टर्म प्री हिस्ट्री, दूसरी है प्रोटो हिस्ट्री, एंड फिर है हिस्ट्री। अगर मैं आपको इसकी क्रोनोलॉजी बताऊं प्रान्या, तो क्रोनोलॉजी कुछ ऐसी होती है। नंबर 1 हमेशा डिस्कशन होती है प्री हिस्ट्री से स्टार्ट। यानी कि श्रेया, देख रहे हो कितने चौंकाने वाली बात है कि जब हिस्ट्री नहीं थी उससे पहले भी क्या कुछ था क्या। मतलब जिसको हम डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं हिस्ट्री, इतिहास से पहले भी कोई इतिहास था क्या, वो चीज है ये। फिर एक आता है वर्ड प्रोटो हिस्ट्री, ये नंबर 2 है, एंड नंबर 3 पे आता है हिस्ट्री।
तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा लेटेस्ट चीज डेवलप होने वाली कौन सी है? कौन सा कंसेप्ट है? हिस्ट्री। ये क्यों बता रहा हूं? किसी किसी एग्जाम के अंदर ना इनकी क्रोनोलॉजी आ सकती है। इनकी क्रोनोलॉजी आ सकती है कि प्री हिस्ट्री क्या, मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इनमें से क्या चीज सबसे पहले आई थी और क्या चीज सबसे बाद में आई थी। तो कैसे हम लोग इसका ऑर्डर लगाएंगे ईशा? पहले प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री एंड फिर हिस्ट्री। सबसे पहले डिफाइन करते हैं प्री हिस्ट्री को। सिंपल सी एक चीज है, हम लोग यहां पर जिस भी चीज को बेस मान रहे हैं ना इन तीनों को डिफाइन करने के लिए, वो मान रहे हैं हम लोग राइटिंग सिस्टम को प्लस, राइटिंग सिस्टम का मतलब ये है, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना मयूर, जब इंसानों ने लिखना शुरू करा होगा। एंड श्रेया, हम लोग ये वाली बात नहीं कर रहे हैं कि पेपर पे लिखना कब शुरू करा गया, चट्टानों पे, पत्थरों पे, पहाड़ों पे, जमीन पे, मतलब इंसान के हाथ जो है उसकी रिफ्लेक्स मूवमेंट इस प्रकार से दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट करती हुए चली कि उसने कुछ लेटर सिंबल्स अपने कीवर्ड्स देने के लिए इन्वेंट कर लिए। इसी को कहूंगा ना मैं आम भाषा के अंदर राइटिंग सिस्टम, सबसे पहला दुनिया का राइटिंग सिस्टम, है ना? कि इंसान ने कुछ ऐसी चीजें सोची कि यार हाँ, अगर इन चीजों को लिखा जाए तो यस, दीज आर सर्टेन फिक्स्ड वर्ड्स जो कि हमारी रोजमर्रा के जीवन के अंदर यूज होते हैं, इसको हम एक लिखावट फॉर्म के अंदर उतार रहे हैं। वो अलग बात है कि केव्स पे उतार रहे हैं, चट्टानों पे उतार रहे हैं, दीवारों पे उतार रहे हैं, पत्थर पे, जमीन पे, मिट्टी पे, कहीं पर भी उतार रहे हैं, लेकिन उतार रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट? लेकिन अगर इंसानों ने श्रेया राइटिंग सिस्टम अगर डेवलप कर भी लिया हो, तो मुझे आप इसकी कोई एक लिमिटेशन बता सकते हो क्या? राइटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या? क्या बात है लड़की, डिसाइफरमेंट। यही बोला था ना श्रेया? आम भाषा के अंदर हम इसको क्या कहेंगे? इंटरप्रिटेशन। यानी कि आई शुड बी एबल टू रीड मयूर वॉट इज रिटन बाय सर्टेन अदर ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन पॉपुलेशन। अब यहां पर जो हम इन तीनों एजेस को डिफाइन कर रहे हैं हरनीत, उसका बेस हम लोग राइटिंग सिस्टम को और उसके डिसाइफरमेंट को मान के चल रहे हैं, ठीक है? यानी कि जब हम कह रहे हैं हरनीत के प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है, तो श्रेया वी आर ओनली कंसर्न अबाउट राइटिंग सिस्टम एंड इट्स डिसाइफरमेंट थ्रू वेरियस एजेस एंड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। पहले मुझे बताओ, ये जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं इसका बेस समझ में आया आपको? अब क्यों ले रहे हैं राइटिंग सिस्टम को अभी पता लग जाएगा। जो इवेंट्स, जो घटना हुई है, जो भी सरकमस्टांसेस हुए हैं, जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट नहीं हुआ था, उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। मुझे ऐसा कोई एक बहुत बड़ा इवेंट बता दो जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट नहीं हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट क्या था? जल्दी बताओ इतिहास के। हाँ, कोई बताओ ऐसा इवेंट। डायनासोर का खत्म हो जाना बोल सकते हैं। अब इसके रिकॉर्ड्स जो हैं, अच्छा डायनासोर चलो खत्म हो गए, डायनासोर के टाइम पर इंसान थे कि नहीं थे? कोई बता सकता है क्या ऐसा? श्योर शॉट कोई बोल सकता है? नहीं ना? लेकिन अगर किसी जमाने के अंदर इंसान अपने सामने किसी जीव जंतु को देख रहे थे, या उन्होंने कोई एक ऐसी घटना देखी जिसके बारे में विज्ञान भी पता नहीं लगा सकता, साइंस भी पता नहीं लगा सकती, लेकिन क्योंकि राइटिंग सिस्टम वहां पर नहीं था, तो वो चीज के बारे में टिप्पणी नहीं करी जा सकती ना, लुप्त हो गई ना वो चीज हमेशा से, हमेशा के लिए। ये राज उसी जमाने के इंसानों के साथ चला गया ना, उनके साथ हमेशा के लिए। बताओ, हिस्ट्री हमेशा श्रेया अपनी छाप पीछे छोड़ के जाए, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं ना।
हर एक इवेंट रिकॉर्ड हो ही जाए ऐसा जरूरी तो नहीं ना। आपने शिवजी को देख लिया ईशा, आप उनके साथ बैठ के 1 घंटे बातें कर रहे हो। जब किसी ने आपको क्लोजली ऑब्जर्व करा तो उसने ये पाया कि ईशा ने तो भांग पी रखी थी होली पर, इस वजह से वो कुछ भी बड़बड़ा रही है। लेकिन क्या पता सच में आपका इंटरेक्शन हुआ हो, नाम सिर्फ भांग का हो गया हो। पॉसिबल है कि नहीं है? हिस्ट्री के अंदर बड़े सारे ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं ना। जैसे श्रेया, आप पता है, यकीन नहीं मानोगे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे चलकर, वहां के पिरामिड्स पे नकाशी है, ड्राइंग्स है, पता है किसकी? एलियंस की, यूएफओस की। सोचो जरा श्रेया, आज भी हम लोग एक रहस्यमय दुनिया मानते हैं एलियंस को और यूएफओस को। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, one of the oldest civilization of the world, which was contemporary of Mesopotamian and Harappan civilization, वहां इस प्रकार की दीवारों पे नकाशियां बनना, यूएफओस एंड एलियंस के वो उतर रहे हैं, ह्यूमन बींग के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है, ये मजाक तो नहीं है ना? क्या पता सच्ची में उतरे भी हो, उस जमाने से उतरते आ रहे हो, है ना? तो जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट नहीं हुआ था, उससे पहले जो घटना होती है वो होती है प्री हिस्ट्री। क्या मैं कह सकता हूं कि सबसे रहस्यमय चीजें इतिहास के अंदर इसी एज में छुपी होती हैं? रहस्यमय इसलिए क्योंकि राइटिंग सिस्टम था नहीं, तो वो चीज इंटैक्ट होकर, प्रिजर्व होकर बच नहीं सकी हम लोगों के जमाने तक। हाँ कि ना? इससे एक इंटरप्रिटेशन और निकलती है। क्या? जल्दी बता दो जरा मुझे। मैं ऐसा कह सकता हूं श्रेया? पूरा गेम इतिहास का इसी चीज में छुपा हुआ है। राइटिंग की इंपॉर्टेंस। तो मयूर, कल को कोई आपसे पूछे ना कि पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है, तो बोलना पढ़ेगा तो पता नहीं, लेकिन लिखा होना क्यों जरूरी है, ये वाली बात मैं आपको हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आपको बता सकता हूं। अब ये जो प्री हिस्ट्री है, इसको बेसिकली बोला जाता है कि ये ना 3 तरह की एजेस से रिप्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। 3 तरह की प्री हिस्टोरिक एज होती है, और जिनको बोला जाता है स्टोन एजेस होती हैं बेसिकली। अब स्टोन एजेस क्यों? इंसान जब सबसे पहले पृथ्वी पर था तो ऐसा माना जाता है उसने अलग अलग प्रकार के पत्थरों को यूज करना स्टार्ट करा अपनी सहूलियत के लिए। हमेशा इंसान की सबसे बड़ी सहूलियत, और आज भी सबसे बड़ी सहूलियत कौन सी होती है? 3 चीजें क्या होती हैं बेसिक इकोनॉमिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ? जल्दी बताओ। रोटी, कपड़ा, मकान। क्या ये चीज इंसानी जीवन के साथ हमेशा से जुड़ी रहती है, चाहे एज और एरा कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, गली मोहल्ला कोई भी हो, है ना? इंसानों के खुद के अस्तित्व के लिए जीने का एक तरीका था पत्थर। प्रूफ दिस पॉइंट, प्रूफ मी दिस पॉइंट कि इंसानों के जीने का एक तरीका था और सहूलियत का एक साधन था पत्थर। क्यों? सबसे पहले इंसान कौन से थे? विच सोसाइटीज वर देयर? अरे, हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग। जो ये हंटिंग एंड गैदरिंग वाली ये जो सोसाइटीज थी, इंसान अगर उस जमाने में हंट करेगा तो किसको करेगा? एनिमल्स को। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, आप एक चीज जानते हो कि अर्पित, एनिमल्स जो है पुराने जमाने के अंदर काफी ज्यादा बड़े साइज की हुआ करते थे। वो इस वजह से क्योंकि वो वाइल्ड थे एंड दे वर नॉट टेम्ड। प्राण्य क्या मतलब होता है टेमिंग? टेमिंग ऑफ एनिमल्स का, टेम नहीं थे मतलब। वेरी गुड, डोमेस्टिकेट ही कर रखा था।
इसके लिए एक इमेज याद है आप सबको मयूर, वो एक कुत्ते के दांत का जिक्र था एनसीईआरटी 6 क्लास में। पता है क्या होता है श्रेया, जैसे जो जंगली जीव जंतु होते हैं ना, मैं ये एक उसकी बात नहीं कर रहा कि आसपास की एरा की, पुराने जमाने से क्या होता है, कोई भी चीज जो जंगली होती है ना वो बहुत फैल रखी होती है, वो बहुत अनटाइडी सी होती है, वो बहुत ना बड़े साइज की होती है। इसको कहते हैं कि टोटल तरीके से ना, जैसे मतलब मान लो कि जैसे कोई बिखरी बिखरी सी चीजें हो। सिमिलरली ना स्पीशीज के साथ भी ऐसा होता है, जो जंगली स्पीशीज होती है ना वो बहुत बिखरे बिखरे से होते हैं, गंदे, और क्या कहते हैं, अगर कोई वो बुशेज हैं, पेड़ हैं, ट्रीज हैं तो बहुत फैले हुए होंगे, और बहुत मतलब उनके बीच में उनके अंदर ना कोई आपको स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप डोमेस्टिकेट करना शुरू करोगे, और मयूर जरा श्रेया और प्राण्य को क्लियर करो, क्या डोमेस्टिकेशन सिर्फ एनिमल्स का होता है? नहीं, प्लांट्स का भी होता है श्रेया, ठीक है, याद रखना प्राण्या, प्लांट्स का और ट्रीज का भी डोमेस्टिकेशन होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक जंगल के अंदर अगर एक आम का या अमिया का पेड़ लगा है, और वही एक आम या अमिया का पेड़ एक आपके वरांडे में लगा हुआ है, आपके बैकयार्ड में लगा हुआ है, क्या क्वालिटी ऑफ आम या फिर वो ट्री की शेप कैसी है, कंडीशन कैसी है, ये डिफर करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि वो जंगल में लगा हुआ है तो ट्री जो जितना फैल रखा होगा, कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, कभी किसी ने उसकी पत्तियां नहीं काटी होंगी, एक ऑर्गेनाइज वे में उसको लगाया नहीं होगा, तो वो प्रॉपर तरीके से एक जंगली आम का पेड़ ही लगेगा ना। एंड जो आपके घर का है वहां पर, क्योंकि आपने उसकी देख रेख कर रखी होगी, शुरू से खाद डलवाई होगी, एक प्रॉपर जगह पर उसकी प्लांटेशन कर रखी होगी आपने, तो वो मैंगो की शेप, मैंगो का टेस्ट भी काफी ज्यादा डिफर करेगा। डू यू एग्री ऑन दिस और नॉट? है ना? इसलिए जो एनिमल्स हैं उनका जो एनलार्ज साइज था वो काफी वाइल्ड एनिमल्स थे, एंड बाद में जब उनकी डोमेस्टिकेशन करना शुरू करी गई ना, तो वो चीज ना, सॉरी, वो एनिमल्स जो हैं, वो स्पीशीज जो हैं वो शेप में आने लगे। इसको हम लोग कहते हैं इवोल्यूशनरी टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज आफ्टर टेमिंग एंड डोमेस्टिकेशन। जरा मुझे इसका मतलब समझाओ जरा मयूर, हम सबको इसका मतलब बताओ, क्या मतलब है इस अंग्रेजी अनुवाद का, इवोल्यूशनरी टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज आफ्टर टेमिंग एंड डोमेस्टिकेशन। हाँ ठीक है, जैसे कुत्ते पहले उनको वैसे मान लो इंसानों को पहले ना कदर नहीं थी, जैसे ईशा, तो वो कुत्ते को पता चला मार के खा गए, कछुए को मार के खा गए, साइज भी बहुत बड़े बड़े होते थे, क्योंकि इंसान को तो अपने जीवन का निर्वाह करना है। लेकिन बाद में उसको कुछ लगा, नहीं भाई, कोई प्लांट की कुछ कुछ प्लांट की स्पीशीज, कुछ कुछ जो कुत्ते हैं, एनिमल्स हैं, सारे प्राणियां, इंसानों को लगा कि सारे मारने लायक नहीं है, किसी किसी को हमें अपनी सहूलियत के लिए रखना पड़ेगा। कुत्तों की सहूलियत बताओ जरा मयूर इन सबको। गुफा के बाहर कोई एनिमल तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, है ना? वो वफादार भी बहुत, रक्षा रक्षा भी करेगा आपकी। होगा क्या, जब आप उनको डोमेस्टिकेट करने लगोगे ना, तो प्रॉपर तरीके से श्रेया उनको खाना दोगे, देख रेख करोगे, उनकी इवोल्यूशनरी टेंडेंसी आफ्टर सर्टेन जनरेशंस ना बदल जाएगी, पूछ बदल जाएगी, शरीर के बाल बदल जाएंगे, शेप बदल जाएगी, साइज बदल जाएगी, सबसे बड़ी बात लुक्स बदल जाएगी। समझ गए? अब यहां पर इंसानों की जो हाँ हाँ, बताओ बताओ। वो क्यूट होते गए, बिल्कुल। क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, जैसे छोटे सा एक फर्क बताता हूँ आपको। अगर किसी के घर पे एक साइबेरियन हस्की है, जो कि श्रेया प्राण्य हम जानते हैं कि बहुत प्यारा कुत्ता होता है, कितना क्लासी लगता है वो देखने में, है ना? किसी ने अगर उसको रख रखा है, और मान लो मालिक ने उसको सड़क पे छोड़ दिया, 1 महीने के बाद ना प्राण्य उसको छूने का मन नहीं करेगा हमें, जो 1 महीने में उसकी हालत सड़क पर हो जाएगी। वो जितना क्यूटनेस और जितना फ्लफी फ्लफी सा घर पे रहता था शैम्पू और नहाने वगैरह के बाद ना, वो सड़क पे जाके सच में ऐसा लगेगा कि अगर हम इसको छेड़ेंगे सच में हमारा हाथ उखाड़ लेगा पूरा शरीर से, इतना जंगली हो गया ये।
ये चीज है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इंसानों ने इनको हंट करने के लिए ईशा शुरू में पत्थर जो थे वो यूज करे, है ना मयूर, लकड़ी में बांधकर पत्थरों से या कैसे भी करके कुछ फावड़ा कुल्हाड़ी टाइप बनाकर ये उनके सर पे उनकी खोपड़ी पे एनिमल्स के शरीर पे मारते थे। एनिमल्स की मृत्यु हो जाती थी एंड उनको ये खा लेते थे फिर। एंड शुरू में तो ऐसे ही खा लेते थे, क्योंकि हम तो उस एज की बात कर रहे हैं कि फायर भी इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन आगे आगे जैसे फायर इन्वेंट हुई या नहीं, आग का मुद्दा हटाई दो एक मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद इंसानों को यह समझ में आया, याद है मैंने आपको एक टर्म बताई थी आप सभी को, हरनीत, एक मैंने टर्म बताई थी एंड प्राणी आपको भी पता होगी, स्टोन एंड बोल्डर। ये बड़े बड़े साइज के जो पत्थर होते हैं ना, इनको स्टोन नहीं बोलते, स्टोन के पिताजी होते हैं, इनको बोला जाता है बोल्डर। यार इतना बड़ा पत्थर उठाकर श्रेया अगर 4 लोग जो हैं किसी एक एनिमल के ऊपर पटक रहे हैं, उसको मार रहे हैं, मयूर वो इमेज याद है, गड्ढा खोद के एक हाथी को फंसाकर ट्रैप करना, फिर उसको पत्थर मार मार के बेहोश करके जान से मार देना एंड फिर हाथी का मांस काफी दिन तक खाते रहना, है ना। इंसानों को समझ में आ गया भाई ये बेवकूफ़ी है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है एंड जब तक सामने वाला जो एनिमल है ना वो प्रहार कर सकता है, ठीक है, वो प्रहार कर सकता है, वो अटैक कर सकता है हमारे ऊपर। इंसानों ने इन स्टोन की शेप्स को थोड़ा सा रिफाइन करना शुरू करा। इस बोल्डर से हो सकता है काट काट कर उन्होंने प्रॉपर वे में एक अलग अलग साइज के टूल्स बनाए हो, कुछ पैने स्टोन शार्प एजेस वाले बनाए हो। इससे क्या होगा, मान लो कोई रैबिट जो है उसको मारना है, ये दिख रहा है ना काफी पैना, आराम से रैबिट मर जाएगा। कोई बड़े साइज का घड़ियाल क्रोकोडाइल मारना है, उससे ये मर जाएगा आराम से, रेदर देन इतना बड़ा पत्थर 4 इंसान जो हैं उठाकर लेकर जा रहे हैं फिर वो एनिमल के ऊपर फेंक रहे हैं, तब तक तो पता लगा कि एनिमल टांगी खींच ले किसी की। ये जो कहानियां मैं बता रहा हूं ना, ये प्राण्या श्रेया एनसीईआरटी के अंदर गिवन है एंड ये इंपॉर्टेंट है बार बार, ठीक है, इसको डिस्कस करना। इसकी वजह से हमारे दिमाग की नसें खुलेंगी कि हिस्ट्री क्यों है, ठीक है। आई कैन एश्योर यू प्राण्या कि हिस्ट्री के अंदर मैं बिना डेट्स के आपको पूरी हिस्ट्री याद करवा दूंगा, ठीक है। डेट का जिक्र होगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर वो बस जाएगी। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स फ्रॉम द यूपीएससी परस्पेक्टिव। अब बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की। प्रोटो हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है प्रोटो हिस्ट्री एंड इसके ऊपर क्वेश्चन पेंडिंग है मेंस में। डिफाइन करते हैं कैसे। सबसे पहले राइटर खुद ही घुटने टेक दे रहा है इस कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए कि प्रोटो हिस्ट्री को डिफाइन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस और अलग अलग लोग जैसा कि इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनके लिहाज से। हमारे लिए भी देखना ये चीज काफी ज्यादा तिगड़म वाली निकलेगी, लेकिन फिर भी इजी वे में इसको समझते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में आता है, ठीक है भैया, जान गए, यानी कि ये 1 और 3 के बीच में आता है। दिख रहा है हमें साफ, मैंने तो शुरू में क्रोनोलॉजी आपको बता दी थी। अब इसको डिफाइन कैसे करा जाए, इसके बीच में आता है कि इतना लिखना काफी होगा, बिल्कुल नहीं प्राण्या। ये एक ऐसा कल्चर, ये ऐसी सभ्यता, ऐसा सिविलाइजेशन होता है, ठीक है, जहां पर राइटिंग सिस्टम अभी फुली तरीके से डेवलप नहीं है, या वो डेवलप तो है, वो किसी दूसरा अगर कोई कंटेम्पररी लिटरेट सिविलाइजेशन है उसके रिकॉर्ड्स में मेंशन है तो वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। कहने का मतलब ये है यहां पर राइटिंग सिस्टम अभी भी डेवलप नहीं हुआ है फुली तरीके से। मैं फुली तरीके से कह रहा हूं क्योंकि अगर वो डेवलप नहीं हुआ होता तो वो हिस्ट्री होता। कुछ कुछ लेटर्स, चील कौए के चित्र, सांप की नक्काशी इंसानों ने पत्थर पे चट्टानों पे बनाना शुरू तो कर दी थी, लेकिन कहना क्या चाहते हो वो वाली बात जो है ना डिसाइफरमेंट की, जो कि मैंने शुरू में ही बता दी आपको, इंटरप्रिटेशन की, कि इंसानों ने क्या लिखा है, ये क्या बनाया है। ये जूते का मतलब कि ये जूते जैसा जो लग रहा है, ये चील जैसा जो लग रहा है, ये लेटर ए लग रहा है, बी लग रहा है, त्रा लग रहा है, त्रिशूल बनाया है, स्वास्तिक बना दिया, ये क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं इंसान, ये क्यों बनाया उन्होंने सिंबल। ये हमारी सोच से परे है। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो प्रोटो हिस्ट्री है। या फिर
इंसानों ने अच्छा खासा राइटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया था, काफी कुछ लिखा है इंसानों ने, पेड़ के पत्तों पे लिखा, टहनियों पे लिखा, पत्थरों पे लिखा, चट्टानों पे लिखा, गुफाओं में लिखा, जमीन पे लिखा, हर जगह पर लिखा। लेकिन आज के समय में हम उसको डिसाइफर कर ही नहीं सकते। इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस जान ही नहीं सकते एक भी शब्द को, एक भी लेटर को, ये क्या कहना चाहते हैं या फिर ये क्या सेंटेंस बन रहा है। लेकिन सेम वो राइटिंग सिस्टम जो उनके टाइम पर, जो उनका कोई कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन था, उसके अंदर वो मेंशन्ड है, तो वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। अब देखना, यहां पर एक खतरनाक मोड़ आएगा। क्या है वो मोड़? एग्जाम्पल देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को राइटर यहां पर ये कह रहा है कि इट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मुझे एक बात बताओ, छोटी मोटी लिखावट मिली है या फिर बहुत कुछ लिखा हुआ मिला है हमें हड़प्पा में? बोलो। सील्स एंड सीलिंग्स की बात कर लो। याद है इजिप्ट और मेसोपोटामिया में जब ये बेचते थे अपना सामान ठप्पा लगाकर, सिंबल लगाकर? अभी हम जानेंगे इन पूरी कहानी को, प्राण्या श्रेया बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो स्क्रिप्ट है पूरी की पूरी, वो काफी कुछ है, बहुत वाइड है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड का मतलब क्या है? ये, हाँ, जैसे मतलब मान लो ये देखो, ये है, बताओ मैंने क्या सेंटेंस लिखा है, ये बताओ क्या है ये सेंटेंस, क्या कह रहा है ये, या फिर एक एक लेटर क्या कह रहे हैं? दिख रहा है आपको कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं ना इसको। लेकिन ये सेम लेटर मान लो मेसोपोटामियन या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की राइटिंग में भी मेंशन्ड है, जो कि ये शो करता है कि हड़प्पा के कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन थे, एंड उनकी राइटिंग्स में हड़प्पा का जिक्र है, यानी कि इनके कुछ ना कुछ ट्रेडिंग रिलेशंस या कैसे ना कैसे रिलेशंस रहे होंगे। लिमिटेशन लेकिन यह है कि हड़प्पा के अंदर राइटिंग सिस्टम को इंटरप्रेट नहीं करा जा चुका है, नहीं करा जा सका है, तो यह प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। सिमिलरली जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन का मतलब समझते हो श्रेया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदास है ना। वहां पर 1500 टू 600 बीसी तक, शुरू में जो अर्ली वैदिक एज थी, वहां पर कोई भी मंत्र उच्चारण, गुरुकुल की परंपरा और गुरु शिष्य की परंपरा, जब भी कोई वैदिक संस्कृतिक ट्रेडिशन से कभी भी कोई श्रेय नॉलेज पास करी जाती थी, तो गुरु अपने गुरुकुल में विद्यार्थियों को सिर्फ मुंह जुबानी वो जो तंत्र मंत्र की विद्या होती थी, वो सिर्फ बोल बोलकर रटवाते थे, बोल बोलकर याद करवाते थे। कोई भी वो छाप छोड़कर नहीं गए, कोई किताबें नहीं थी, कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं थी जिससे छात्रों को यह बोला जाए कि तुम याद करो इस चीज को। यानी कि इट वॉज अ कंप्लीटली ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन। उस जमाने में कोई राइटिंग नहीं थी। इसको भी प्रोटो हिस्ट्री माना जा सकता है। क्यों? देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ नॉलेज जो कि बाद में जाके कंपाइल हुई, लेकिन क्योंकि शुरू में वो मुंह जबानी कही जा रही थी एंड काफी वाइड एरिया तक वो फैली, इसलिए वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। अब एक बात बताओ मुझे जरा, इसने तो हमें खुद भी फंसा दिया ना। कह रहा है राइटिंग सिस्टम जब ये डेवलप नहीं हो रखा होता है, ठीक है, तो भी वो प्रोटो हिस्ट्री है। जो ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन है, कह रहा है वैदिक एज को, वो भी प्रोटो हिस्ट्री है। अगर ये प्रोटो हिस्ट्री है प्राण्या, तो ये तो फिर राइटर ने हमें खुद फंसा दिया। वो क्या बोल रहा था प्री हिस्ट्री में? जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट ही नहीं हुआ है, वो प्री हिस्ट्री है। तो वैदिक सिस्टम के अंदर कौन सा राइटिंग सिस्टम इन्वेंट हुआ है? मुंह से ही तो बोला जा रहा है, तो इसको मैं प्री हिस्ट्री क्यों ना मानूं? फिर मैं सोचने वाली बात है ना श्रेया। इसलिए यहां पर राइटर ने शुरू में बोल दिया था कि इसकी डिफरेंट कोनोटेशन है, इसके पीछे मत भागो। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो 90% एक कॉमन पॉइंट पे एग्री करते हैं, वो ये कहते हैं नियोलिथिक एज और चेरकोलिथिक एज या चेरकोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, ये प्रोटो हिस्ट्री के पार्ट है। डिस्कशन को, मतलब प्रोटो हिस्ट्री के डिस्कशन को कैसे वाइंड अप कर सकते हैं हम लोग, क्या बोलकर? क्या अगर कोई हमसे पूछे कि भैया प्रोटो हिस्ट्री में हम समझ गए ना, तुम पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हो ना हम तुम्हारी बातों को पूरी तरीके से समझ सकते हैं, हमें सिर्फ 2 एरा बता दो, 2 कल्चर बता दो, 2 एजेस बता दो, कौन सी है प्रोटो हिस्ट्री? तो आप क्या बोलोगे? न्यू स्टोन एज
और चैल्कोलिथिक एज। न्यू स्टोन एज में होता है न्यूलिथिक कल्चर्स। यहां पर सबसे ज्यादा एडवांस स्टोन थे। कोई मुझे स्टोन की दिशा और दशा बता सकता है कि कैसे स्टोन होते होंगे न्यूलिथिक एज में? जल्दी बताओ। एक चीज में डिफाइन कर सकता हूं, पॉलिश्ड स्टोन्स विथ फाइन कटिंग एजेस एंड परफेक्टली शेप्ड स्टोन्स। वेराइटीज भी बढ़ जाती थी। याद है वो छोटे छोटे सुई धागे की तरह बहुत छोटे छोटे भी पत्थर होते थे, जैसे जिसमें धागा पीछे फंसाकर सिल लो कपड़े, है ना? अब बात करते हैं हिस्ट्री की। जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट हुआ, राइटिंग सिस्टम जब इन्वेंट हुआ और उसके साथ साथ जब राइटिंग सिस्टम इन्वेंट हो गया तो हम कहते हैं ना पढ़े लिखे लोग आ गए। अगर पढ़े लिखे लोग आ गए तो उन सोसाइटीज को हम लोग पुराना लिटरेट सोसाइटीज बोलेंगे ना, है ना? तो तो दे आर बेस्ड ऑन द रिटन एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। जहां पर आपको आपके पास रिटन सोर्सेस हो, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हो, एंड वो होता है हिस्ट्री। लेकिन क्या ये सिर्फ लिखना काफी है? रिटन आर्कोलॉजिकल सोर्सेस वो तो यहां पर भी हड़प्पा के अंदर, तो फिर उसको प्रोटो हिस्ट्री के अंदर क्यों बोला जा रहा है? जल्दी बताओ। क्या एक चीज रह गई है यहां पर जिसको मैं हिस्ट्री को हिस्ट्री कब बोलूं? बस डिसाइफर करा जा सकता है इसको, इसको डिसाइफर करा जा सकता है। ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।